हेलो एवरीवन, जय हिंद। आप सभी को मैं हूं शिव और आज आरआरसी ग्रुप डी परीक्षा 2022 का 16 सितंबर का फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट का एग्जाम खत्म हो गया। तो फ्रेंड्स, आज के फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट में जो जो क्वेश्चन पूछे गए थे हम लोग इस वीडियो में पूरा पढ़ने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपका भी एग्जाम आने वाले अगले दिनों में है तो फ्रेंड्स, एग्जाम देने से पहले आप लोग इन सभी प्रश्नों को पढ़ के जाइएगा, क्योंकि फ्रेंड्स पिछले शिफ्ट का क्वेश्चन आगे के शिफ्टों में ज्यादा से ज्यादा रिपीट हो रहा है। तो फ्रेंड्स, आपको बता दें कि अगर आपका भी एग्जाम आने वाले अगले दिनों में है तो फ्रेंड्स, आप लोग हर एक शिफ्ट का रिवीजन करके जाइएगा, आपको ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो फ्रेंड्स, अगर आप इसी तरह से हर एक शिफ्ट के पूरे रियल क्वेश्चन का डेली एनालिसिस करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, जहां आपको इसी तरह से हम हर एक शिफ्ट के पूरे रियल क्वेश्चन का एनालिसिस कराते हैं। तो फ्रेंड्स, बिना देरी के स्टार्ट करेंगे आज के पूछे गए पहले क्वेश्चन से। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करने से पहले आपको बता दें कि पहले हम लोग फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन को पढ़ने वाले हैं, उसके बाद हम लोग सेकंड शिफ्ट में पूछे गए सभी क्वेश्चन को पढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स, फर्स्ट शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया था कि शंकराचार्य संस्कृति विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थापित है। तो फ्रेंड्स, आपको बता दें शंकराचार्य संस्कृति विश्वविद्यालय जो है वो केरल राज्य में स्थापित की गई है। तो इसका आंसर केरल बिल्कुल सही था। फ्रेंड्स, इससे आपको रिलेटेड क्वेश्चन आपको बता दें कि श्री शंकराचार्य संस्कृति विश्वविद्यालय केरल में कोच्चि के निकट कालटी में स्थापित एक सार्वजनिक विश्वविद्यालय है। इसकी स्थापना 1993 में हुई थी। इसका नाम आदि शंकराचार्य के नाम पर किया गया था। यह ओरडा नदी के तट पर स्थित है। तो फ्रेंड्स, यहाँ से कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं कि पूछा जाएगा कि शंकराचार्य संस्कृति विश्वविद्यालय की स्थापना कब की गई, तो 1993 को की गई थी। कहाँ की गई थी, तो केरल में की गई थी। और पूछा जाएगा कि किसके नाम पर है, तो शंकराचार्य के नाम पर है। अगर पूछा जाए कि शंकराचार्य संस्कृति विश्वविद्यालय किस नदी के तट पर है, तो पूर्णा नदी के तट पर है। तो फ्रेंड्स, रिलेटेड क्वेश्चन जितने भी बन सकते हैं हम आपको पूरा बताने का प्रयास करेंगे, क्योंकि फ्रेंड्स जितने भी हम रिलेटेड क्वेश्चन आपको बताते हैं वो आगे की शिफ्टों में सीधा सीधा देखने को मिल रहा है। देखिए, एक क्वेश्चन फ्रेंड्स पूछा गया था कि जैन धर्म के पहले तीर्थकर कौन थे। तो आपको बता दें कम से कम 4-5 बार क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। तो फ्रेंड देखिए, 4-5 बार अगर कोई क्वेश्चन रिपीट हो रहा है तो आप लोग हर एक क्वेश्चन को पढ़ के जाइएगा। आपके एग्जाम में 5 से 6 क्वेश्चन ऐसे रहेंगे जो बार बार पूछे जाएंगे। तो फ्रेंड्स, हर एक क्वेश्चन को पढ़ते जाइएगा। क्वेश्चन इसमें था कि जैन धर्म के पहले तीर्थकर कौन थे, तो इसका आंसर ऋषभ देव था। फ्रेंड्स, यह क्वेश्चन हमने पिछले वीडियो में भी बताया था। उसमें पूछा गया था पिछले शिफ्ट में जैन धर्म के 24वें तीर्थकर कौन थे, तो उसका आंसर था महावीर स्वामी। तो उसमें हम रिलेटेड क्वेश्चन के तौर पर यह क्वेश्चन बताए थे। तो देखिए, इस शिफ्ट में सीधा सीधा क्वेश्चन मिला था। अगर अब आगे पूछा जाए कि जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थकर कौन थे, तो महावीर स्वामी होंगे। आगे क्वेश्चन फ्रेंड्स पूछा गया था चिपको आंदोलन से। अभी कल के ही शिफ्ट में एक क्वेश्चन पूछा गया था चिपको आंदोलन किससे संबंधित है, तो आज के शिफ्ट में भी क्वेश्चन फिर भी रिपीट हो गया। तो इसका उद्देश्य क्या था फ्रेंड्स, चिपको आंदोलन एक पर्यावरण रक्षा का आंदोलन था। यह भारत के उत्तराखंड राज्य में किसानों ने वृक्षों की कटाई का विरोध करने के लिए किया था। तो फ्रेंड्स, यह इसका उद्देश्य था और कहाँ किया गया था, तो उत्तराखंड में किया गया था। आगे कौन सा क्वेश्चन बन सकता है इससे, तो चिपको आंदोलन कब और कहाँ हुआ, यह सीधा सीधा क्वेश्चन बन सकता है। तो चिपको आंदोलन की पहली लड़ाई जो है 1973 की शुरुआत में उत्तराखंड के चमोली जिले में हुई थी। तो 2 क्वेश्चन यहां से बन सकता है, कब हुई, 1973 में, कहां हुई, उत्तराखंड के चमोली जिलों में हुई थी। अगर क्वेश्चन आएगा तो ये 2 क्वेश्चन आएगा और उद्देश्य पूछेगा तो इसमें से आपका आंसर होगा। आगे क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, पूछा गया था कि सरकार 400 नए वंदे भारत ट्रेन को कब तक चलाने का ऐलान किया है। तो फ्रेंड्स, आपको बता दें सरकार 400 नए वंदे भारत ट्रेन चलाने का उद्देश्य जो है वो 2025 तक किया है। तो इसका आंसर 2025 बिल्कुल सही था। अगर पूछे कितने ट्रेन को, तो 400 नए वंदे भारत ट्रेन को चलाने का ऐलान किया है। तो फ्रेंड्स, आपको बता दें कि 2025 तक बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने रेलवे को विकास के पथ पर लाने के लिए अगले 3 सालों में 400 वंदे भारत ट्रेनों को चलाने की बात कही है। कितने सालों में, अगले 3 साल में, यानी अभी से देखेंगे 2022 से 2025 तक चलाने का निर्णय लिया था। आगे क्वेश्चन फ्रेंड्स पूछा गया था कि भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने किस देश को हराकर ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडल जीता है। करंट अफेयर से क्वेश्चन पूछा गया था। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर था जर्मनी को, क्योंकि फ्रेंड्स भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने जर्मनी देश को हराकर ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडल जीता है। तो फ्रेंड्स, भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए जर्मनी को 5-4 से हरा दिया। इस जीत के साथ भारत ने 41 साल बाद ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडल जीता है। तो इसका आंसर जर्मनी था। तो जर्मनी इसका आंसर बिल्कुल सही था।
आगे क्वेश्चन फिजिक्स से पूछा गया था फ्रेंड्स कि चुंबकीय बल रेखाएं पास पास होने पर क्या प्रदर्शित करती हैं। तो फ्रेंड्स इसका आंसर था प्रबल चुंबकीय क्षेत्र, यानी चुंबकीय क्षेत्र बल रेखाएं जो हैं वो पास पास होने पर प्रबल चुंबकीय क्षेत्र स्थापित करती हैं। तो फ्रेंड्स चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के गुण पूछ सकता है आगे के एग्जाम में कि 4 गुण दे देगा, उनमें से चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं का गुण कौन सा नहीं है या फिर कौन सा है, ये पूछा जा सकता है। तो इसको गुण आप दो देख के जाइएगा। ये रेखाएं जो होती हैं यानी चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं बंद वक्र के रूप में होती हैं जो उत्तरी ध्रुव से उत्पन्न होती हैं और दक्षिणी ध्रुव तक जाती हैं, जो चुंबक के भीतर से होती हुई फिर उत्तरी ध्रुव की ओर जाती हैं। चुंबकीय रेखाएं कभी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती हैं। ऑप्शन में दे देगा कि चुंबकीय रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं, तो वो उसका ऑप्शन गलत हो जाएगा, यानी उसका ऑप्शन हो जाएगा कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं जो होती हैं वो कभी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती हैं। आगे क्वेश्चन फ्रेंड्स पूछा गया था मेंडलीव की आवर्त सारणी से। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन क्या था कि मेंडलीव की आवर्त सारणी जो है कब प्रकाशित हुई थी। तो फ्रेंड्स इससे रिलेटेड क्वेश्चन था। आपको बता दें मेंडलीव की आवर्त सारणी 1869 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी, क्योंकि फ्रेंड्स मेंडलीव 1869 में रासायनिक तत्व का आवर्त सारणी गुणों के आधार पर प्रकाशित हुआ। मेंडलीव की आवर्त सारणी जर्मन पत्रिका में कब प्रकाशित हुई, तो यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आगे पूछा जा सकता है। तो फ्रेंड्स रिलेटेड क्वेश्चन है, आपको बता दें मेंडलीव की आवर्त सारणी जर्मन पत्रिका में कब प्रकाशित हुई, तो 1872 में प्रकाशित हुई थी। तो इसका आंसर 1872 होगा। आगे क्वेश्चन फ्रेंड्स पूछा गया था कि आधुनिक आवर्त सारणी के जनक कौन है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आगे भी पूछा जा सकता है कि आधुनिक आवर्त सारणी के जनक कौन है। तो कौन है, दिमित्री मेंडलीव है। कौन है, दिमित्री मेंडलीव आधुनिक आवर्त सारणी के जनक हैं, क्योंकि फ्रेंड दिमित्री मेंडलीव ने आधुनिक आवर्त सारणी की नींव रखी थी। उन्होंने तत्वों को उनके भौतिक और रासायनिक व्यवहार के अनुसार समूहों और पंक्तियों में व्यवस्थित किया था। आगे क्वेश्चन एक फ्रेंड्स पूछा गया था आवर्त सारणी से कि आवर्त सारणी के 7वें आवर्त में तत्वों की संख्या कितनी होती है। तो फ्रेंड्स यह भी क्वेश्चन कम से कम 2-3 बार रिपीट हो चुका है कि आवर्त सारणी के 7वें आवर्त में तत्वों की संख्या कुल 28 है, तो यानी 28 तत्व है। इसका आंसर 28 बिल्कुल सही था। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन आगे बन सकता है कि आधुनिक आवर्त सारणी में कुल कितने तत्व हैं। तो फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यह क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा भी गया है। आधुनिक आवर्त सारणी में कुल कितने तत्व हैं, तो 118 तत्व हैं। इसको याद रखिएगा फ्रेंड्स, क्वेश्चन रिपीट हो सकता है। आगे क्वेश्चन पूछा गया था कि बिना बुझा चूना को पानी के साथ क्रिया कराने पर कौन सी अभिक्रिया प्राप्त होगी। तो फ्रेंड्स आपको बता दें बिना बुझे हुए चूने को पानी के साथ क्रिया कराने पर ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया प्राप्त होती है। क्या, कौन सी अभिक्रिया, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया प्राप्त होती है। अब आगे की शिफ्ट में इससे रिलेटेड क्वेश्चन बन सकता है कि बिना बुझे चूने का रासायनिक नाम क्या है या फिर रासायनिक सूत्र क्या है। तो फ्रेंड्स अगर इसका सूत्र की बात किया जाए तो CaO इसका बिना बुझे चूने का सूत्र होता है। अगर इसका रासायनिक नाम की बात करें तो कैल्शियम ऑक्साइड इसका रासायनिक नाम है। तो फ्रेंड्स इस सभी क्वेश्चन को पढ़ के जाइएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आगे शिफ्ट में पूछा जा सकता है। अगर बात करें बुझे हुए चूने का रासायनिक नाम, तो यहाँ पर हमने बात किया बिना बुझे चूने का रासायनिक नाम और सूत्र। अब यहाँ बात करते हैं बुझे हुए चूने का रासायनिक नाम क्या है, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है। इसको फ्रेंड्स याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। बुझे हुए चूने का रासायनिक नाम क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है। आगे क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, फुल फॉर्म से पूछा गया था कि UNEP का फुल फॉर्म क्या होता है। तो फ्रेंड्स आपको बता दें जितने भी क्वेश्चन हर एक शिफ्ट में पूछे जाएंगे हम हर एक शिफ्ट का रियल क्वेश्चन का एनालिसिस कराएंगे, साथ साथ आपको उससे रिलेटेड क्वेश्चन जो बन सकता है वो भी प्रैक्टिस कराने का प्रयास करेंगे। तो फ्रेंड्स UNEP का फुल फॉर्म पूछा गया था, तो इसका पूरा नाम था यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम। तो फ्रेंड्स इसका आंसर यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम बिल्कुल सही था। UNEP क्या है फ्रेंड्स आपको बता देते हैं, यह संयुक्त राष्ट्र की एक एजेंसी है। इसकी स्थापना 1972 में मानव पर्यावरण स्टॉकहोम में आयोजित संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के दौरान हुई थी। तो क्वेश्चन बन सकता है कि UNEP जो है इसकी स्थापना कब हुई थी, 1972 में हुई थी। तो 2 क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है, एक फुल फॉर्म से और एक इसकी स्थापना वर्ष से पूछा जा सकता है। आगे क्वेश्चन फ्रेंड्स पूछा गया था कि भारत में सेब का उत्पादन सबसे ज़्यादा किस राज्य में होता है। तो फ्रेंड्स आपको बता दें भारत में सबसे ज़्यादा सेब का उत्पादन जम्मू और कश्मीर में होता है। तो इसका आंसर जम्मू और कश्मीर बिल्कुल सही था। आगे इससे रिलेटेड क्वेश्चन बन सकता है फ्रेंड, सेब का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है, यानी सेब का सबसे ज़्यादा उत्पादन किस देश में होता है, तो चीन में होता है। तो इसका आंसर चीन होगा, इसको याद रखिएगा। वहीं संयुक्त राज्य अमेरिका दूसरे स्थान पर है। पहले स्थान पर कौन है, चीन है, दूसरे स्थान पर संयुक्त राज्य अमेरिका है।
तो फ्रेंड्स यहाँ से 3-4 क्वेश्चन बन सकता है, आप लोग पढ़ के जाइएगा, क्वेश्चन सीधा सीधा देखने को मिलेगा। आगे क्वेश्चन फ्रेंड्स गुरु नानक जयंती पर पूछा गया था, क्वेश्चन क्लियर नहीं था तो लेकिन इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको बता दें। गुरु नानक जयंती से तो प्रत्येक वर्ष कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को सिख धर्म के प्रथम गुरु गुरु नानक देव की जयंती मनाई जाती है। कब मनाई जाती है? तो शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को मनाई जाती है। अगर यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाए कि सिख धर्म के प्रथम गुरु कौन थे, तो गुरु नानक देव थे। तो यहाँ से फ्रेंड्स क्वेश्चन बन सकता है। आगे फ्रेंड्स क्वेश्चन पूछा गया था कि संविधान की पहली पंचवर्षीय योजना से एक क्वेश्चन आया था। तो पंचवर्षीय योजना हर 5 वर्ष के लिए केंद्र सरकार द्वारा देश के लोगों के आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए शुरू की जाती है। तो पहली पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल कब से कब तक है? तो फ्रेंड्स यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, यह आगे पूछा जा सकता है। पहली पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल कब से कब तक था? तो 1951 से 1956 तक था। तो इसको याद रखिएगा, क्वेश्चन आगे एग्जाम में पूछा जा सकता है। आगे भी क्वेश्चन एक बन सकता है कि पंचवर्षीय योजना कितने सालों के लिए होती है? तो 5 वर्ष के लिए होती है। किसके द्वारा किया जाता है? तो केंद्र सरकार के द्वारा किया जाता है। तो फ्रेंड्स 3 क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है, आप लोग पढ़ के जाइएगा, क्वेश्चन सीधा सीधा मिलेगा। आगे एक फ्रेंड्स क्वेश्चन था कि पेड़ पौधे प्रोटीन का निर्माण कहाँ से करते हैं? तो फ्रेंड्स आपको बता दें, पेड़ पौधे प्रोटीन का निर्माण मिट्टी से नाइट्रेट लेकर पेड़ पौधे प्रोटीन का निर्माण करते हैं। तो कहाँ से करते हैं? मिट्टी से नाइट्रेट लेकर पेड़ पौधे प्रोटीन का निर्माण करते हैं। एक क्वेश्चन फ्रेंड्स से पुरस्कार से पूछा गया था कि रामानुजन पुरस्कार 2021 किस प्रोफेसर को दिया गया था? तो फ्रेंड्स आपको बता दें, यह क्वेश्चन रिपीट हुआ है, पिछले शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया था कि रामानुजन पुरस्कार 2021 किस प्रोफेसर को दिया गया है? तो प्रोफेसर नीना गुप्ता को दिया गया है। तो इसका आंसर प्रोफेसर नीना गुप्ता बिल्कुल सही था। तो फ्रेंड्स आपको बता दें, प्रोफेसर नीना गुप्ता को विकासशील देशों के युवा गणितज्ञों के लिए रामानुजन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। आगे क्वेश्चन फ्रेंड्स पूछा गया था कि अरावली और विंध्याचल के बीच कौन सा पठार स्थित है? तो फ्रेंड्स देखिए, ज्योग्राफी से क्वेश्चन था, अरावली और विंध्याचल के बीच कौन सा पठार स्थित है? तो इसका आंसर था मालवा का पठार। तो फ्रेंड्स इसका आंसर मालवा का पठार बिल्कुल सही था। अगर इससे रिलेटेड क्वेश्चन बताएं फ्रेंड्स, तो विंध्याचल एवं सतपुड़ा पर्वत श्रेणी के मध्य कौन सी नदी बहती है? एक क्वेश्चन बन सकता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विंध्याचल एवं सतपुड़ा पर्वत श्रेणी के बीच कौन सी नदी बहती है? तो नर्मदा नदी बहती है। तो इसका आंसर नर्मदा नदी बिल्कुल सही होगा। आगे क्वेश्चन फ्रेंड्स पूछा गया था कि ड्राफ्ट कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? तो फ्रेंड्स आपको बता दें, ड्राफ्ट कमेटी के अध्यक्ष की बात करें तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। तो ड्राफ्ट कमेटी के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। हमारे संविधान का निर्माण प्रारूप समिति यानी ड्राफ्ट कमेटी के द्वारा किया जाता है। तो संविधान का निर्माण किसके द्वारा किया गया? प्रारूप समिति यानी ड्राफ्ट कमेटी के द्वारा किया गया था। ये क्वेश्चन फ्रेंड्स पूछा गया था। आगे क्वेश्चन पूछा गया था पर्व से। क्वेश्चन था फ्रेंड्स कि गुरु पर्व किस गुरु के जन्म खुशी के लिए मनाया जाता है? तो फ्रेंड्स आपको बता दें, गुरु पर्व यानी प्रकाश पर्व किस गुरु के जन्म खुशी के लिए मनाया जाता है? तो गुरु नानक की जन्म खुशी के लिए मनाया जाता है। इसका आंसर गुरु नानक बिल्कुल सही था। फ्रेंड्स आपको बता दें, गुरु नानक जी सिखों के प्रथम गुरु थे और उन्होंने ही सिख धर्म की स्थापना की थी। क्वेश्चन बन सकता है कि सिख धर्म की स्थापना किसने की थी? तो गुरु नानक ने की थी। गुरु नानक गुरु पूर्व, गुरु नानक का प्रकाश उत्सव और गुरु नानक जयंती के रूप में भी जाना जाता है। तो फ्रेंड्स इसका आंसर गुरु नानक बिल्कुल सही था। इससे 3-4 क्वेश्चन बन सकते हैं, आप लोग इसको पढ़ के जाइएगा, क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। तो फ्रेंड्स ये सभी क्वेश्चन फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए थे। इसके बाद हम आइए सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चन को बात करते हैं। सेकंड शिफ्ट में अभी कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे? तो फ्रेंड्स पहला क्वेश्चन सेकंड शिफ्ट में पूछा गया था कि सबसे पुराना वेद कौन सा है या फिर उसमें कितनी सूक्तियां होती हैं? तो फ्रेंड्स आपको बता दें, सबसे पुराना वेद ऋग्वेद है। यह क्वेश्चन कम से कम 2-3 बार रिपीट हो चुका है पूरे ग्रुप डी के एग्जाम में। तो सबसे पुराना वेद कौन सा है? ऋग्वेद है। इसमें कितनी सूक्तियां होती हैं? तो इसमें 1028 सूक्त है। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन याद रखिएगा, आगे के शिफ्ट में भी क्वेश्चन रिपीट हो सकता है। अगर इसमें मंडल की बात करें तो फ्रेंड्स याद रखिएगा, ऋग्वेद में 10 मंडल, 1028 सूक्त और 10,462 मंत्र हैं। तो फ्रेंड्स तीनों को याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछा जा सकता है आगे के शिफ्ट में।
एक क्वेश्चन फ्रेंड्स पूछा गया था अभी अभी कि तमिलनाडु का सबसे छोटा जिला कौन सा है। तो फ्रेंड तमिलनाडु का सबसे छोटा जिला कौन सा है, तो कन्याकुमारी है। तो इसका आंसर कन्याकुमारी बिल्कुल सही था। अगर बात करें तमिलनाडु का सबसे बड़ा जिला कौन सा है, तो फ्रेंड्स कोयम्बटूर तमिलनाडु का सबसे बड़ा जिला है। तमिलनाडु में कुल जिले की संख्या कितनी है, 38 जिले हैं। यहाँ से 3 क्वेश्चन बनेगा। तमिलनाडु का सबसे छोटा जिला कन्याकुमारी, सबसे बड़ा जिला पूछा जाए तो कोयम्बटूर, अगर पूछा जाए तमिलनाडु में वर्तमान में कुल कितने जिले हैं, तो 38 जिले हैं। तो फ्रेंड्स रिलेटेड क्वेश्चन आप लोग पढ़ के जाइएगा, क्वेश्चन आगे मिल सकता है। आगे क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स पूछा गया था संविधान निर्माण के समय संविधान में कितनी भाषाएं थी। तो फ्रेंड्स वर्तमान की अगर बात करें तो वर्तमान में कुल 22 भाषाएं हैं संविधान की। अगर संविधान के निर्माण के समय पूछा जाए यानी संविधान जब बन रहा था तब कितनी भाषाएं थी, तो तब 14 भाषाएं थी। इसका आंसर 14 बिल्कुल सही था, क्योंकि फ्रेंड्स भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची भारत की भाषाओं से संबंधित है। क्वेश्चन बन जाएगा कि भारत की जो संविधान की भारत की भाषाएं हैं कौन सी अनुसूची से संबंधित है, तो 8वीं अनुसूची से संबंधित है। इस अनुसूची में 22 भारतीय भाषाओं को शामिल किया गया है। तो देखिए वर्तमान में कितनी भाषाओं को शामिल किया गया, 22 भाषाओं को शामिल किया गया। प्रारंभ में 14 भाषाओं को संवैधानिक मान्यता दी गई थी। तो यही क्वेश्चन पूछा गया था कितनी भाषाएं थी पहले, तो 14 भाषाएं थी। आगे फ्रेंड्स इससे रिलेटेड क्वेश्चन बन सकते हैं, आप लोग पढ़ के जाइएगा। आगे क्वेश्चन फ्रेंड्स पूछा गया था कि एल्कीन का सूत्र क्या होता है। डायरेक्ट फार्मूला पूछा था एल्कीन का। तो एल्कीन का फार्मूला होता है CnH2n। तो CnH2n इसका फार्मूला होता है। आगे क्वेश्चन पूछा गया था पंचायतों के गठन का निर्देश किस अनुच्छेद में दिया गया है। तो फ्रेंड्स पंचायतों के गठन का जो निर्देश है वो अनुच्छेद 40 में दिया गया है। तो इसका आंसर अनुच्छेद 40 बिल्कुल सही होगा। फ्रेंड्स रिलेटेड क्वेश्चन बन सकता है कि पंचायती राज कौन सी अनुसूची में है। तो फ्रेंड्स आपको बता दें पंचायती राज कौन सी अनुसूची में है, तो पंचायती राज जो है वो 11वीं अनुसूची में है। तो यह क्वेश्चन सीधा सीधा आगे एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो फ्रेंड्स पंचायती राज व्यवस्था के कामकाज से संबंधित संविधान की 11वीं अनुसूची में पंचायती राज है। तो फ्रेंड्स इसको आप लोग पढ़ के जाइएगा, क्वेश्चन सीधा सीधा मिलेगा। आगे क्वेश्चन पूछा गया था फ्रेंड्स जो तीस्ता नदी है वो किन राज्यों से होकर गुजरती है। तो फ्रेंड्स आपको बता दें तीस्ता नदी भारत के सिक्किम तथा पश्चिम बंगाल राज्य तथा बांग्लादेश से होकर बहती है। यह सिक्किम और पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी विभाग की मुख्य नदी है। तो इसका आंसर था सिक्किम और पश्चिम बंगाल, यानी तीस्ता नदी जो है वो किन राज्यों से होकर गुजरती है, तो सिक्किम और पश्चिम बंगाल राज्यों से होकर गुजरती है। देश पूछा जाए तो बांग्लादेश में होकर बहती है। तो यह सिक्किम और पश्चिम बंगाल की जलपाईगुड़ी विभाग की मुख्य नदी है। तो फ्रेंड्स रिलेटेड क्वेश्चन बन सकता है आगे भी। एक क्वेश्चन फ्रेंड्स पूछा गया था कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21A जो है वो किससे संबंधित है। तो डायरेक्ट क्वेश्चन आपको बता दें पूछा गया था भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21A जो है वो किससे संबंधित है। ऑप्शन था कानून की समझ समानता से, या फिर अस्पृश्यता का उन्मूलन से, या फिर उपाधियों का उन्मूलन से, या फिर शिक्षा का अधिकार से। तो फ्रेंड्स आपको पता है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 शिक्षा के अधिकार से संबंधित है। तो इसका आंसर शिक्षा का अधिकार बिल्कुल सही था। आगे क्वेश्चन फ्रेंड्स पूछा गया था हड़प नीति से, यानी फ्रेंड्स क्वेश्चन था कि हड़प नीति किससे संबंधित है। तो आपको बता दें फ्रेंड्स हड़प की नीति ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा शुरू की गई एक अनुबंध नीति थी। 1848 और 1856 के बीच भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी ने इस नीति को तैयार किया था और इसमें 7 राज्यों को शामिल किया था। तो फ्रेंड्स इसको किसने किया था, नीति को किसने तैयार किया, लॉर्ड डलहौजी ने तैयार किया। इसमें कितने राज्य को शामिल किया गया, तो 7 राज्यों को शामिल किया गया। तो क्वेश्चन यहाँ से 2 क्वेश्चन बन सकता है। आगे एक क्वेश्चन फ्रेंड्स पूछा गया था त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था से। तो फ्रेंड्स आपको बता दें पूछा गया था त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था कौन सी है। तो फ्रेंड्स आपको बता दें वर्ष 1993 में 73वें और 74वें संविधान संशोधन के माध्यम से भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ है। तो क्वेश्चन बनेगा कि संवैधानिक संशोधन के माध्यम से भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था को किससे दर्जा प्राप्त हुआ है, तो 73वें और 74वें संविधान संशोधन से दर्जा प्राप्त हुआ है। त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था में कौन कौन से हैं, तो ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद शामिल हैं। तो यही पूछा गया था त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था से कौन सी है। तो उसमें से आपको एक ऑप्शन दिखा होगा ग्राम पंचायत या फिर पंचायत समिति या फिर जिला परिषद शामिल हैं। तो फ्रेंड्स यह क्वेश्चन आगे पूछा गया था और आगे भी पूछा जा सकता है। तो फ्रेंड्स ये सभी क्वेश्चन आज पूछे गए थे।
सेकंड शिफ्ट में, और फर्स्ट शिफ्ट के जो जो क्वेश्चन पूछे गए थे हमने आपको बता दिया। तो फ्रेंड्स इन सब रिलेटेड क्वेश्चन आप लोग पढ़ के जाइएगा, आगे की शिफ्टों में सीधा सीधा देखने को मिल सकता है। अगर आप को वीडियो पसंद आई हो तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा कि वीडियो आपको कैसी लगी। और इसी तरह से अगर आप हर एक शिफ्ट के पूरे रियल क्वेश्चन का एनालिसिस करना चाहते हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो, जहां आपको इसी तरह से हर एक शिफ्ट का पूरे रियल क्वेश्चन का डेली एनालिसिस कराया जाता है। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।